नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या अंतर होता है। तो उसमें मैं लगभग 5 अंतर को बताया था। आज उसके आगे ही मैं क्लास को आगे करूँगा। तो यहाँ पर मैं लाइंस बना लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और इधर हो जाएगा मेरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कल मैंने इसमें जो है 5 अंतर बता दिया था और सबसे लास्ट ऑप्शन शायद था कि इसकी इफ़िशियंसी अधिक होती है, इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। तो इफ़िशियंसी से रिलेटेड एक तीसरा नहीं, ये छठा हो जाएगा। छठा अंतर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अगर इसकी इफ़िशियंसी अधिक है और इसकी इफ़िशियंसी कम है तो वाजिब सी बात है कि इसमें जो है कोर लॉसेस और जो है हमारी जो वाइंडिंग लॉसेस होती हैं इसमें कम होंगी। तो इसी को हम लोग अंतर में लिखेंगे कि इसमें लॉसेस या हानियां कम होती हैं। और इसमें लिखेंगे कि इसमें हानियां अधिक होती हैं। और इसके बाद 7वां अंतर हो जाएगा अपने पास, इसकी कूलिंग आसान नहीं होती है। इसमें कूलिंग आसान क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके जो वाइंडिंग्स होती हैं, कूलिंग हमेशा वाइंडिंग की ही की जाती है। वाइंडिंग जो होती है वो कोर के बीच में रहती है, इसलिए इसमें कूलिंग थोड़ा सा आसानी से नहीं हो पाता। और इसमें क्या होती है, वाइंडिंग जो है वो किनारे किनारे होती है, कोर अंदर होता है, तो इसमें वाइंडिंग का कूलिंग आसानी से हो जाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसकी कूलिंग आसानी से की जा सकती है। कूलिंग व्यवस्था आसान होती है। आसान होती है। और इसमें फिर लिखेंगे हम लोग 8वां, इसको कम रेटिंग और कम वोल्टेज के लिए डिजाइन करते हैं। कम वोल्टेज के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इसको अधिक वोल्टेज के लिए और अधिक रेटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलेशन की आवश्यकता कम पड़ती है। तो जहाँ भी वोल्टेज अधिक यूज किया जाएगा वहाँ पर इंसुलेशन टर्म जरूर आएगा। तो इसमें इंसुलेशन कम लगता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग अधिक वोल्टेज के लिए बना सकते हैं।
इसको अधिक वोल्टेज और रेटिंग के लिए उपयोग करते हैं। और फिलहाल इतना अंतर ठीक रहेगा, पर्याप्त है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे कार्य सिद्धांत के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग रहेगा कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आविष्कार ही इसलिए किया गया था कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया सके, क्योंकि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का क्या लाभ होता है, इसको हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को बनाया ही इसलिए गया था कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सके। तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और सबसे लास्ट और तीसरा है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसका एक सेपरेट चैप्टर ही है, तो इसको हम लोग अलग चैप्टर में ही देखेंगे। फिलहाल अभी अब देख लेते हैं हम लोग पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, ये वोल्टेज को जो है स्टेप अप करने का काम करेगा। वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो इसको 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, जैसा चाहे इच्छा के अनुसार हम लोग स्टेप अप करा सकते हैं। उसके हिसाब से हमको उस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग कार्य ही देख लेते हैं और बनावट कैसा होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है। प्राइमरी बाइंडिंग जो है, प्राइमरी बाइंडिंग में मोटे तार को कम टर्न देकर ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये हमारा कोर,
इसके बाद हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, इसमें हम लोग अधिक टर्न देंगे। ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारा हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें क्या है, जब हम इस वाइंडिंग को करते हैं यानी प्राइमरी वाइंडिंग को करते हैं तो इसमें हम लोग मोटे तारों के कम वर्तन देते हैं। यहाँ पर प्राइमरी में मोटे तार के कम वर्तन देते हैं और सेकेंडरी में क्या करते हैं, पतले तार के अधिक वर्तन देके बनाते हैं, तब जाके हमारा जो है ऑटो ट्रांसफर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनता है। और इसके बाद जो क्या है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी ये जो है अधिक वर्तन जो है, अधिक टर्न जो है इस तरफ रहते हैं और पतले तार रहते हैं। अधिक वर्तन और पतले तार इस तरफ हो जाएंगे और ये मोटे तार के कम वर्तन उस तरफ हो जाएंगे, तो वही हमारा विपरीत हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा, पतले तार के अधिक वर्तन इसमें दिए जाएंगे। ये हमारा कोर हो जाएगा और इधर हमारा मोटे तार के कम वर्तन। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ये हमारा जो है स्टेप अप और ये स्टेप डाउन का हमारा फिगर चित्र हो गया। और इसका वर्किंग कैसे होता है, इसको हम लोग जब ट्रांसफार्मर का वर्किंग सिद्धांत देखने लगेंगे वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। अभी ट्रांसफार्मर को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ये अभी मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग अभी छोड़ के रखेंगे क्योंकि इसका एक अलग सेपरेट चैप्टर ही है, तो वहाँ पर हम उसको देख लेंगे। अब ये इसका बनावट हो गया, इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद थ्योरी कैसे लिखनी है इसको मैं बता देता हूँ।